हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स का 7 चैप्टर पढ़ रहे थे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इस चैप्टर के हम लोगों ने सभी टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एल लंबाई का एक चालक तार जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक तार को मोड़कर एक फेरों का एक लूप बनाया गया है। इस लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। कह रहा है यदि इसी तार को मोड़कर दो फेरों का अगर हम लूप बना दें तो लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, तो हमने माना है भाई कि जो हमारा चालक तार है उस चालक तार की लंबाई कितनी थी, L थी। तो ये जब चालक तार को मोड़ा गया ये, तो जो लूप बनाया गया इस लूप में बहने वाली धारा कितनी है, I है, और फेरों की संख्या N बराबर कितनी है, 1 है। ठीक, लूप में बहने वाली धारा I है और लूप में फेरों की संख्या कितनी है, 1 है। इस लूप के केंद्र पर इन्होंने कहा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है, B है। ठीक है, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B। हम मान लें इस लूप की त्रिज्या कितनी हो, R हो, लूप की त्रिज्या कितनी हो, R हो। तो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो B बराबर कितना हो जाता है, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 NI अपान 2R होता है, जहां I होती है लूप में बहने वाली धारा, N है फेरों की संख्या, R क्या है, त्रिज्या है। तो देखिए यहाँ से ये केंद्र पर उत्पन्न होता है। तो पहली कंडीशन में जो B1 है, B1 किसके बराबर है, B के, R1 है वो R के बराबर है। ठीक है, और N1 बराबर किसके है, N के, I1 I है, इसको हम मान लें भाई R1 बराबर R और B1 बराबर कितना है, B। तो इस फार्मूले से देखो हम कितना लिखेंगे, B1 बराबर μ0 N1 इंटू I1 भी कर सकते हो, I1 अपान 2R1। ठीक, I1 बराबर I, N1 बराबर 1, R1 बराबर R। तो B1 बराबर B है, तो कितना होगा, देखिए यहाँ से B बराबर μ0 N1 के स्थान पर कितना रखोगे, 1, I1 के स्थान पर I, 2 R1 के स्थान पर R। ये समीकरण नंबर हो गया 1। सेकेंड कंडीशन में कहा जा रहा है जब इस चालक तार को मोड़कर दो फेरों का लूप बना रहे हैं। जब इस चालक तार को मोड़ोगे, वही L लंबाई के चालक तार को अब मोड़ोगे तो कितने फेरों का लूप बनाओगे, 2 फेरों का लूप, अर्थात N बराबर कितना, 2, बहने वाली धारा कितनी, I। ठीक, देखिए भाई पहले जो चालक तार था वो L लंबाई का था, तो L लंबाई में जो फेरा बना उसकी त्रिज्या कितनी थी, R थी। अब कितने फेरे बनाएंगे, हम 2 फेरे बनाएंगे, अर्थात हम कह सकते हैं L/2 का एक फेरा बनाएंगे और L/2 का दूसरा फेरा बनाएंगे। अर्थात पहले L लंबाई में एक फेरा था तो त्रिज्या कितनी थी, R थी। अब L लंबाई में कितने फेरे हैं, 2 फेरे हैं, तो त्रिज्या इस कंडीशन में जो R2 हो जाएगी वो R2 बराबर कितनी हो जाएगी, R/2। R2 बराबर कितनी हो जाएगी, R/2। N2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर हमें B2 का मान ज्ञात करना है और I2 बराबर कितनी है, I है। ठीक है, तो इसी फार्मूले से अगर हम लिखेंगे तो B2 बराबर μ0 N2 I2 अपान 2R2 से। ठीक, सेकेंड कंडीशन के लिए B2 का मान फाइंड करना है, μ0 N2 के स्थान पर 2, I2 के स्थान पर I अपान 2, R2 के स्थान पर कितना रखेंगे, R/2, आधा हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ से वाला 2 और 2 दूना 4, B2 बराबर 4। देखो इसको हम 2 दूना 4 को आगे कर लें, इसको μ0 I अपान 2R लिख सकते हैं इसको। ठीक, समीकरण 1 से μ0 I अपान 2R किसके बराबर है, B के, तो B2 बराबर कितना होगा, 4B। अर्थात जो जब 2 फेरों का हम लूप बनाएंगे तो उसके केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रारंभिक का कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। हमारा 2 कह रहा है कि दो समरूप कुंडलियां जिनके केंद्र एक ही हैं, एक दूसरे से परस्पर लंबवत स्थित हैं। ठीक, 2 समरूप कुंडलियां जिनके केंद्र एक ही हैं अर्थात संकेंद्री हैं, 2 समरूप कुंडलियां जो कि संकेंद्री हैं, इनके
जो अक्ष हैं परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। यदि एक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो, b हो, तो कह रहा है इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे ये हमारी कुंडली हो गई, सपोज दैट आप मान लेना ये वृत्ताकार कुंडली हो गई है नहीं, लेकिन हम इसको दिखाने के लिए दर्शा रहे हैं आपको, ठीक है। ये हमारी पहली वृत्ताकार कुंडली हो गई और ये हमारी दूसरी वृत्ताकार कुंडली हो गई। ये कुंडलियां इस प्रकार हैं कि इनके केंद्र परस्पर क्या है, एक ही हैं, लेकिन इनके जो देखा जाए अक्ष वो परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं, अर्थात इनके अक्षों के बीच बना कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक। समरूप है, एक जैसी हैं। अगर एक कुंडली के कारण, है ना, एक कुंडली के कारण इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 बराबर कितनी दी है, B, तो कह रहा है केंद्र पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखिए जब ये समरूप हैं, समान धारा बह रही है, केंद्र एक ही है, तो अगर पहली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है तो दूसरी कुंडली के कारण B2 भी जो होगा, B2 का मान भी कितना होगा, B होगा, क्योंकि दोनों समरूप थी। समरूप होने का मतलब है इनकी त्रिज्या आपस में क्या थी, समान थी, इसमें बहने वाली धारा भी क्या थी, समान थी। तो केंद्र पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती, बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती और त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सब कुछ समान है तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, समान होगी। तो यहां पर कह रहा है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। कौन सा, परिणामी। अब इनके अक्षों के बीच कितने डिग्री का कोण है, परस्पर कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तो हम यहां से निकाल ले भाई, इसलिए परिणामी तीव्रता, ठीक। परिणामी का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है भाई ज्ञात करने का, कि एक बिंदु पर अगर दो बल, दो तीव्रताएं जो होती हैं एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हो तो परिणामी तीव्रता B बराबर होती है √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos थीटा। ये हमने जो है फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ा था, परिणामी बल R बराबर √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा से, ये बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम से, ठीक। तो B डैश बराबर कितना हो जाएगा, यहां से ध्यान देना भाई, B डैश बराबर √B1 के स्थान पर B का स्क्वायर, B2 के स्थान पर B का स्क्वायर रखेंगे भाई, ठीक, प्लस 2B1 के स्थान पर B, B2 के स्थान पर B, लंबवत है तो इनके बीच कितने डिग्री का कोण, 90। cos 90 का मान कितना होता है, 0, और 0 का गुणा इससे हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा, 0। तो B डैश बराबर B स्क्वायर 2B स्क्वायर और 2B स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, B डैश बराबर हो जाएगा B√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, B डैश बराबर B√2। नंबर 3 हमारा कह रहा है कि पृथ्वी के किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 7 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। कह रहा है इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निरस्त करना है, तो लूप में बहने वाली धारा होगी, ठीक। आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए होंगे, हम आपको बता रहे हैं। कह रहा है पृथ्वी के किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 7 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। कह रहा है एक लूप है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। कह रहा है इस लूप में हम कितनी धारा प्रवाहित करें कि इसके केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को क्या करे, निरस्त कर सके। तो निरस्त कब करेगा भाई, जब दोनों का परिमाण आपस में समान और दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी, तभी तो ये आपस में निरस्त कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब है, जैसे हमने कहा ये एक हमारा पत्थर है, इस पत्थर को एक व्यक्ति जो है 4 न्यूटन के बल से अपनी तरफ खींच रहा है। अगर हम कह दें कि इस पत्थर को हमें रोकना है, इस पत्थर को हमें क्या करना है, रोकना है, तो रोकने के लिए हमें इस पत्थर पर कम से कम 4 न्यूटन का बल जो है वो किस दिशा में लगाना होगा, विपरीत दिशा में लगाना होगा। तभी तो ये इसके प्रभाव को, पहले वाले बल ए के प्रभाव को क्या करेगा, ए द्वारा आरोपित बल के प्रभाव को निरस्त कर पाएगा, ठीक। तो निरस्त करने की स्थिति में क्या है, इनके परिमाण आपस में समान और दिशाएं क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है इसमें हम मान ले कितनी धारा प्रवाहित करें, I, तो ये जो लूप है, लूप की त्रिज्या कितनी है, R बराबर 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर को मीटर, सेंटीमीटर है इसको मीटर में बदल दें तो 5 × 10⁻² मीटर हो जाएगा।
इसमें बहने वाली धारा हम कितनी मान लें, आई मान लें। बहने वाली धारा कितनी मान लें, आई मान लें। तो यहां से ध्यान देना भाई, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं हम निरस्त करने की स्थिति में, निरस्त करने की स्थिति में, निरस्त करने की स्थिति में क्या होना चाहिए, स्थिति में लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बराबर, लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बराबर, क्षेत्र बराबर पृथ्वी के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, ध्यान देना भाई। तो लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, अभी हमने पढ़ा है म्यू नॉट आई अपान 2r होता है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट आई अपान 2r बराबर पृथ्वी के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इन्होंने कहा है 7 × 10⁻⁻5 है। ठीक, देखो यहां जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट का मान होता है 4π × 10⁻⁷ इंटू आई का मान निकालना है अपान 2, और r के स्थान पर कितना दिया गया है 5 × 10⁻² बराबर 7 × 10⁻5। ध्यान देना भाई, यहां से हम देखो इसको कितना लिख सकते हैं, ये 2 × 5 × 10⁻², 5 दूनी 10, इसको हम 4π × 10⁻⁷ × आई बराबर 7 5 दूनी 10 × 10⁻² × 10⁻5 लिख सकते हैं भाई। यहां से आई बराबर देखो, और इसको हम सॉल्व करें 7 × 10⁻1 -2 -5, आधार समान होते हैं, घातें जुड़ जाती हैं, गुणे -1 + 1 में -2 जुड़ेगा -1 -1 -5 -6, 7 × 10⁻6, और ये हो जाएगा 4π × 10⁻⁷। ध्यान देना भाई, ये हो जाएगा आई बराबर, देखो भाई यहां से हो जाएगा 7 × 10⁻6, ये 10⁻7 ऊपर जाएगा, -7 ऊपर जाएगा, +7 बन जाएगा, बनेगा भाई। ठीक, ये हो जाएगा 4। देखो पाई का मान होता है 22/7, ये 22/7, 7 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आई बराबर, देखो भाई 7 × 49 × 10⁻6 और +7, 10/22 = 88। इसको काट दो, 2 × 5 = 10 और ये 22 × 88। ठीक, 44 से कम, अब यहाँ से कर दें 49, वो सॉरी 44/49, 44 से कम 44 बचा कितना, 5 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 44 से कम 44 बचा 6। ठीक, फिर दशमलव लगा, 0 आया, 44 से कम 44, इसको काटेंगे 1.11 आएगा। ठीक है, तो आई बराबर 5 का गुणा कर दे, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5.5 एम्पियर। ठीक, जो हमारा विकल्प दिया गया है वो 5.6 एम्पियर है, अर्थात इस आधार पर हमारा दूसरा विकल्प क्या होगा, बी नंबर विकल्प सही होगा। कह रहा है वैद्युतशीलता ऑफ साइलेंट नॉट तथा चुंबकशीलता म्यू नॉट। ठीक, ये ऑफ साइलेंट नॉट यार, तथा चुंबकशीलता म्यू नॉट, ठीक, के माध्यम में तरंग की चाल के प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हमने आपको बताया था कि जो प्रकाश की चाल होती है वो c बराबर होती है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसका डेरिवेशन हमने करवाया है, आप जो है इस चैप्टर का वीडियो नंबर पार्ट 2 देखेंगे तो उसमें जो है प्रकाश की चाल c बराबर होती है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहां म्यू नॉट होती है निर्वात की चुंबकशीलता और एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान होता है,
म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अभी सी नंबर में हमने पढ़ा है, 4 वाले नंबर में क्वेश्चन में पढ़ा है कि सी बराबर होता है 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, दोनों पक्षों का अगर हम वर्क कर दें तो हम लिख सकते हैं, देखिए सी स्क्वायर बराबर 1/μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c स्क्वायर। और सी है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 1 बटा ब्रैकेट खुलेगा 3 का वर्ग, 9 दोहरी घातों का गुणा हो जाता है 10⁻16 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 5 और इसका जो है बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सेम यही क्वेश्चन है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 बताया था। ठीक, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में, 7 कह रहे हैं हमारा √μ नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। ठीक, पहला विकल्प कह रहा है न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा कह रहा है ओम, तीसरा कह रहा है हेनरी और चौथा कह रहा है फैरेड। इसमें हमको अपना आंसर बताना है। तो देखिए जो म्यू नॉट होती है वो निर्वात की चुंबकशीलता होती है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर बटे ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलम स्क्वायर, है ना, क्या होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये पूरी क्वांटिटी हमारी पलट जाएगी। कितना बन जाएगा यहाँ से, ये किसका हम लिख रहे हैं √μ नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ से देखिए बराबर √ लगा सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक, गुणे ये पलट जाएगा भाई, पलटेगा ना, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा, ठीक, और कूलम स्क्वायर हमारा नीचे आ जाएगा। ध्यान देना भाई। ठीक, तो यहां से न्यूटन 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 स्क्वायर और मीटर स्क्वायर √ से बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा क्या बचेगा हमारा न्यूटन मीटर गुणे 1 एम्पियर स्क्वायर। देखो बच्चा, एम्पियर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर को भी √ से बाहर कर लो, तो एम्पियर स्क्वायर कूलम स्क्वायर को √ से बाहर करोगे कितना आ जाएगा, ये एम्पियर इंटू कूलम। ठीक, अब देखिए न्यूटन मीटर को हम लिख सकते हैं जूल। ठीक, इस कूलम को इसके साथ भेज दें तो जूल प्रति कूलम बटे एम्पियर। देखो ये जो कूलम आएगा इसी के साथ तो आएगा, और जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है वोल्ट के, और एम्पियर किसके, एम्पियर हो गया, तो वोल्ट प्रति एम्पियर अर्थात R बराबर होता है V/I, R बराबर और क्या है प्रतिरोध, और ये किसका वोल्ट अपान एम्पियर को हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। इस आधार पर हमारा विकल्प नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है 1/√μ नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। पहला विकल्प कह रहा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा विकल्प कह रहा है न्यूटन प्रति कूलम, तीसरा विकल्प कह रहा है फैरेड और चौथा कह रहा है मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 1/√μ नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो C के बराबर होता है, जहां C क्या होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, और चाल जो है चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर हम लोगों ने पढ़ा है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इस आधार पर हमारा चौथा विकल्प जो होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है 2 चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, ठीक, तो 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं,
क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि अगर वो किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी तो वहां पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे, जो कि असंभव है। इसलिए जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। पहला विकल्प कह रहा है वेबर प्रति मीटर, दूसरा विकल्प कह रहा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा विकल्प कह रहा है वेबर और चौथा विकल्प कह रहा है वेबर मीटर। ठीक, तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हम लोगों ने पढ़ा था, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, या इसे हम कहते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस आधार पर हमारा जो है दूसरा विकल्प सही है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? अगर कोई आवेश गति करता है तो हमने आपको बताया था कि जो गतिमान आवेश है, आवेश गति करेगा तो उसमें क्या बहेगी? वैद्युत धारा। और वैद्युत धारा बहने के कारण चालक के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, और आवेश, गतिमान आवेश किसके लिए उत्तरदायी होता है? वैद्युत क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होता है। ये हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो इन दोनों निष्कर्षों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो गतिमान आवेश होता है वो वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। पहला विकल्प कह रहा है गतिमान आवेश द्वारा, दूसरा विकल्प कह रहा है बदलते हुए वैद्युत क्षेत्र द्वारा, तीसरा विकल्प कह रहा है ए और बी दोनों द्वारा, और चौथा विकल्प कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो गतिमान आवेश, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दो कारणों से उत्पन्न किया जा सकता है। कैसे कैसे? गतिमान आवेश के कारण जो होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वैद्युत क्षेत्र में जब परिवर्तन होता है तो वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन के कारण भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं ए और बी दोनों विकल्प सही होंगे, अर्थात हमारा विकल्प नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है क्षैतिज दिशा में चलता हुआ इलेक्ट्रॉन एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के ऊर्ध्वाधर है। ठीक, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्षैतिज दिशा के कैसे है? ऊर्ध्वाधर है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा वो क्या होगा? फिर आपने इसका मतलब क्या है? क्षैतिज दिशा में चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर वैद्युत ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसा है? ऊर्ध्वाधर है। ठीक, अर्थात कितने डिग्री कोण पर प्रवेश कर रहा है? 90 डिग्री कोण पर प्रवेश कर रहा है। तो कह रहा है इस इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो कैसा होगा? तो इलेक्ट्रॉन देखिए ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो जब ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा और कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो सबसे पहली बात हुई 90 डिग्री पर लंबवत। तो हमने आपको पढ़ाया था कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ठीक है, और हमने आपको उससे बताया था कि जब क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उसका पथ ऋजुरेखीय होता है, और इसके अतिरिक्त किसी भी कोण पर प्रवेश करेगा तो उसका पथ कैसा होगा? कुंडलीकार होगा। तो यहाँ पर जो कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो लंबवत प्रवेश करता है तो इसका पथ कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। ठीक, कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। अब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऊर्ध्वाधर है। कैसा है? ऊर्ध्वाधर। तो जो वृत्ताकार पथ होगा वो कहाँ होगा? ऊर्ध्वाधर में। ऊर्ध्वाधर से कैसा पथ होगा? ऊर्ध्वाधर से वृत्ताकार पथ होगा। तो इस आधार पर हमारा विकल्प नंबर 3 सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कह रहा है कि एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है तो इसका पथ कैसा होगा? अभी हमने बताया कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ठीक है, इस आधार पर आप ऑप्शन सही कर लेंगे। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपकी स्क्रीन पर है कह रहा है एक आवेशित कण जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। कह रहा है इसका पथ कैसा होगा। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर लंबवत प्रवेश करेगा तो वृत्ताकार, समांतर प्रवेश करेगा तो ऋजुरेखी, इसके अतिरिक्त अगर किसी भी कोण पर प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है, कुंडलीकार होता है। कैसा होता है, कुंडलीकार। ठीक, तो इस आधार पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, कुंडलिनीकार, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है m द्रव्यमान का एक कण जिसका आवेश क्यों है। m द्रव्यमान का एक कण जिसका आवेश कितना है, क्यों है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत v वेग से प्रवेश कर रहा है। कितने वेग से प्रवेश कर रहा है, v वेग से प्रवेश कर रहा है। कह रहा है अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो, b हो, तो उस कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक, तो कह रहा है एक जो है कण जिसका द्रव्यमान m और आवेश कितना है, क्यों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश v वेग से क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, इसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होगी। ठीक, तो इसके लिए हमने बताया था कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है। और अगर आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो आपको पता है कि जब कोई आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, और ये अभिकेंद्र बल हमें किसी न किसी के कारण प्राप्त होता है। तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक लारेंज बल कार्य करता है। उस लारेंज बल को हम F बराबर कितना कहते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कैसे प्रवेश कर रहा है, लंबवत, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90, F बराबर क्यू वी बी हो जाएगा। ठीक, तो आवेशित कण पर जो लगने वाला लारेंज बल होगा वो कितना होगा, F बराबर क्यू वी बी। और यही जो लारेंज बल होगा वो कण को वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। और कण का अगर द्रव्यमान m और वेग v होता है और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी हो, r हो, तो जो बल होता है वो F बराबर mv²/r जो होता है वो qvb के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए v से v कट जाएगा तो ये हो जाएगा mv/r बराबर qb। तो यहाँ से r बराबर हम देखो कितना लिख सकते हैं, mv/qb बराबर r, जहाँ r हो जाएगी हमारे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, m हो जाएगा कण का द्रव्यमान, v होगा कण का वेग, q हो जाएगा कण का आवेश और b हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, किसके पथ की त्रिज्या अधिक होगी। विकल्प नंबर 1 कह रहा है प्रोटॉन के, विकल्प नंबर बी कह रहा है इलेक्ट्रॉन की, विकल्प नंबर सी कह रहा है दोनों का वक्राकार होगा, और विकल्प नंबर डी कह रहा है सरल रेखीय होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जिनकी गतिज ऊर्जाएं क्या है, समान है, तो सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा के रूप में प्रतिबंध निकालते हैं। देखिए जो हमने पढ़ा है अभी कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है, और वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होती है वो r बराबर होती है mv/qb। ये अभी हमने आपको पढ़ाया है। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा है जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा के बराबर होती है ½ mv²। ठीक है भाई, यहाँ से हम क्या करें, किसी एक का मान रख लें, चलो v का मान रख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2k/m बराबर v²। तो v बराबर हम कितना लिख सकते हैं भैया, √2k/m। ध्यान देना यहाँ से, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो r होगी ये m हो जाएगा। इस m को हम देखो √m गुणे √m लिख सकते हैं, और v के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, √2k/m, और इस पूरे को हम लिख सकते हैं बटा qb। देखो √m से √m कट जाएगा, वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होगी वो r बराबर हो जाएगी √2km/qb। अब ध्यान देना भाई, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो आवेश होते हैं वो क्यों आपस में क्या है, समान है, और ये दोनों एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं भी क्या हैं, समान है। ठीक, और इनकी प्रश्न में कह रहा है इनकी गतिज ऊर्जाएं जो हैं वो भी क्या है, समान, अर्थात इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक, तो अब यहां से अगर हम बात करें तो K2K QB ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए समान है। क्यों समान है भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश समान होते हैं, वो समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, अर्थात दोनों जिस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं उसकी तीव्रता समान है। K प्रश्नानुसार गतिज ऊर्जाएं भी समान है और 2 तो नियत है ही, तो यहां से जो R हो गया वो अनुक्रमानुपाती हो गया √m के, अर्थात जो R है वो कण के द्रव्यमान के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, लेकिन कब, जब गतिज ऊर्जा समान है तब। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन और इसका मतलब है जो त्रिज्या है वो द्रव्यमान के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसकी त्रिज्या अधिक होगी और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी त्रिज्या कम होगी। तो अगर हम प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg होता है और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। अब बताइए भाई इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि 10⁻31 वाला बड़ा है, लेकिन देखिए जब संख्या की घात ऋणात्मक होती है तो जितनी घात छोटी होती वो संख्या बड़ी होती है, अर्थात यहाँ पर 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम ये किसका द्रव्यमान है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक होने के कारण प्रोटॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी, अधिक होगी। इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका स्क्रीन पर दिया गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में v वेग से गतिमान, वेक्टर v वेग से गतिमान आवेश Q पर लगने वाला बल होता है। तो देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा है लॉरेंज बल जो होता है हमारा F बराबर होता है Q × V × B × sin थीटा। यहाँ से देखिए F बल है, बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, क्यों आवेश अदिश राशि है, v हमारा वेग है, वेग एक सदिश राशि है, b चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी एक सदिश राशि है, और साइन थीटा चुंबकीय क्षेत्र और कण के बीच बने कोण की ज्या है। ठीक, इसको हम अगर वेक्टर रूप में लिखते हैं तो कितना लिख सकते हैं, F बराबर Q और ये हो जाएगा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। ठीक, तो दो सदिशों का जब हम सदिश गुणन करते हैं, क्रॉस गुणन, तो एक सदिश राशि प्राप्त होती है जिसका मान दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, तो 18 में ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कह रहा है एक कण जिसका आवेश क्यों है v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है, क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है, कह रहा है इस पर लगने वाला चुंबकीय बल होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कैसे प्रवेश कर रहा है, समांतर, और समांतर प्रवेश कर रहा है इसका मतलब थीटा बराबर कितने डिग्री है, 0 डिग्री। तो जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर जो लगने वाला लॉरेंज बल होता है वो F बराबर कितना हम लोगों ने पढ़ा है, F बराबर होता है QVB sin थीटा, जहां Q कण का आवेश, V कण का वेग, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो F बराबर हम यहां से देखो कितना लिख सकते हैं, QVB साइन थीटा के स्थान पर 0 डिग्री और साइन 0 का मान 0, तो F बराबर QVB साइन 0 के स्थान पर 0 और 0 का गुणा पूरे से हो जाएगा, F बराबर 0, अर्थात जो कण पर लगने वाला बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत, ठीक, v वेग से प्रवेश करने वाले Q कण पर लगने वाला बल कैसे प्रवेश कर रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री कोण पर प्रवेश कर रहा है, कह रहा है इस पर लगने वाला बल होगा। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है लगने वाला जो बल होता है F बराबर होता है QVB साइन थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो F बराबर QVB साइन हो जाएगा 90 और 90 डिग्री का मान होता है, तो कण पर जो लगने वाला बल होगा वो F बराबर